हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे बेहद खुशी हो रही है आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देते हुए। आज हम तीसरे एपिसोड पे आ गए हैं। यस, अभी तक हमने 2 एपिसोड्स में ये देखा था कि किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, कौन कौन से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना होता है। अभी हमने 12 सेंटेंसेस देखा, फिर उसको एक्सपैंड किया, 48 सेंटेंसेस देखा। देखिए, वो बेहद जरूरी है कि आप उसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि धारा प्रवाह इंग्लिश तभी निकलेगी जो उन सेंटेंसेस को आप मेमोराइज कर चुके होंगे। हम आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों बेहद जरूरी था वो 2 लेक्चर्स जो आपने स्टार्टिंग में अटेंड किए थे। राइट, आज हम तीसरे लेक्चर पे आ गए हैं और यहां पे हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना है, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद से सेंटेंस बनाना और आसान हो जाएगा आपके लिए। नाउ सबसे पहले देखते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, सेंटेंसेस हम 4 तरीके से बनाते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक। राइट, सकारात्मक को हम पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कई तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, प्लीज ध्यान रहे। मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूं कि 4 आदमी के साथ कभी भी खड़े होकर आप इंग्लिश समझ सके और उनके साथ बात कर सके। तो उसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखेंगे। राइट, पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक सेंटेंस को 4 तत्वों से बनाए जाते हैं, मतलब 4 यूनिट्स होते हैं उसमें। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं या हम सेंटेंस बोलते हैं जिसमें कोई काम कर रहा है, तो करने वाला तो होगा ना कोई। सो करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। ये बड़ा मजेदार है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी मैं अपने बच्चों से पूछता हूं कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, तो वो कहते हैं सहायक क्रिया। मैं कहता हूं सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम किस परिस्थिति या किस समय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, परिस्थिति या समय का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं, खा चुका हूं, खाने वाला हूं, इन सब में ही खाना है, खाने का काम कर रहा हूं मैं। राइट, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, खाने का काम कर रहा हूं, ये क्रिया हो गया आपका। लेकिन खा रहा हूं, खाने वाला हूं, खा चुका हूं, ये अलग अलग परिस्थितियां हुई। सो इन परिस्थितियों की जानकारी हमें हेल्पिंग वर्ब देता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सीखें कि कहां पे कैसे लगाना होता है। फिर आता है मुख्य क्रिया। मैंने मुख्य क्रिया, मेन वर्ब क्यों लिखा? क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्रियाएं आ सकती हैं। राइट, एक से ज्यादा क्रियाएं आ सकती हैं, लेकिन हमारा मेन वर्ब एक ही होता है। राइट, इसलिए मैंने इसे मेन वर्ब लिखा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि मैं खाना खा के हाथ धोता हूं, तो यहां पे मेरा मेन वर्ब क्या है? खाना या हाथ धोना। या फिर मैं कहता हूं कि मैं हाथ धो के खाना खाता हूं। राइट, सो यहां पे मेरा मेन वर्ब क्या है? हाथ धोना या खाना खाना। सो यहां पे ऐसा नहीं है कि जो क्रिया मैंने पहले इस्तेमाल किया वही हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, वो क्रिया जो सेंटेंसेस को बदलने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा के हाथ धोता हूं, मैं खाना खा के हाथ धोया, यानी सेंटेंस को बदला किसने? धोता हूं से धोया हो गया। मैं खाना खा के हाथ धोऊंगा, सो धोता है, धोया, धोऊंगा। सेंटेंस को बदलने की क्षमता कौन सा क्रिया रख रहा है? धोना रख रहा है। तो वहां पे हमारा मेन वर्ब धोना हो जाएगा, यानी कि वॉश हो जाएगा। बाकी देखिए, सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, मेन इंपॉर्टेंट ये 3 चीज होते हैं: कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, किस परिस्थिति में किस समय हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और कौन सी क्रिया, कौन सी घटना घट रही है, मेन वर्ब। बाकी जो भी रहा सा है वो सब ऑब्जेक्ट में चला जाता है। देखिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तो हम पढ़ नहीं रहे, इस वजह से वो आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे सेंटेंस में ही कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है, जो हमने सेंटेंस देखा था। अगर वो स्कूल जाता है अपने दोस्त के साथ, तो दोस्त के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अगर वो सुबह अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है, तो सुबह दोस्त के साथ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। वह सुबह दोस्त के साथ साइकिल से स्कूल जाता है, सुबह दोस्त के साथ साइकिल, तीनों ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि वो साइकिल से सुबह दोस्त के साथ स्कूल जाता है, यानी कि ये साइकिल, सुबह और दोस्त को किसी भी क्रम में मैं लगाऊं, सेंटेंस तो सही बनेगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी है। चाहे मैं साइकिल लिखूं, ही गोज टू स्कूल with his friend by bicycle, he goes by bicycle with his friend to school, he goes to school by bicycle with his friend, किसी भी क्रम में मैं उसे लगाऊं, सेंटेंस सही ही बनते हैं। अंडरस्टूड? ओके, गुड। अब यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस में हम आते हैं नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक सेंटेंस वो होता है जिसमें ना शब्द का प्रयोग हो इंग्लिश में। देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, क्या पिक्चर आपने पूरी मूवी देखी? सो आपका जवाब होगा हाँ या आपका जवाब होगा ना।
राइट। सो हाँ के लिए यस, ना के लिए नो। लेकिन अगर इसी ना को आपने सेंटेंस में पिरोया, राइट, अगर आपने सेंटेंस में डाला कि मैंने उरी मूवी नहीं देखी, सो अब ये नो जो है नॉट में तब्दील हो जाएगा, राइट। ये नो आपका नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट वॉच उरी मूवी, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, सो वो नो नॉट में तब्दील हो जाता है। सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस नो नॉट में बदल जाता है जब हम सेंटेंस में डालते हैं उसको। 99.99 केसेस में अपवाद हर जगह होते हैं, सो उसे हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको कैसे बुलाएं? अच्छा, मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, राइट, तो 6 शब्द मैंने इस्तेमाल किया। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। क्यों शब्द जो प्रश्नवाचक था वो मेरा तीसरा था शब्द। अब मैं इस प्रश्नवाचक शब्द को आगे लेके आता हूं, क्यों आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इस सेंटेंस को जब मैंने बदला, प्रश्नवाचक शब्द को जब मैं आगे लेके आया, तो क्या मीनिंग चेंज हो गया? नहीं ना। जब मीनिंग चेंज नहीं हुआ तो हमें 4 तरीके से इंग्लिश नहीं बोलनी होती है, हम बस एक रूल फॉलो करेंगे, हमारा काम बन जाएगा, राइट। सो इंग्लिश का रूल ये कहता है कि जब भी अगर हमको सवाल पूछना है तो वो प्रश्नवाचक शब्द हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ये WH क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, इनको हमें स्टार्टिंग में प्लेस करना होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, और बाकी रहा सार सब ऑब्जेक्ट में चला जाता है, राइट। इसी तरह से जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस तो 4 तरीके से हम सेंटेंस बनाया करते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये जो हम यूज करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करते और तब भी हम सवाल पूछते हैं, जैसे डिड यू ईट फूड। डिड यू ईट फूड का मतलब हुआ क्या आपने खाना खाया। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग फीचर आता है क्वेश्चन वर्ड का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि आप यहां क्यों आए हैं, क्यों आप यहां आए हैं, आप यहां आए क्यों हैं, मतलब क्यों को मैंने 3 अलग जगह पे लगाया, मतलब नहीं बदला। लेकिन क्या के साथ ऐसा नहीं है। व्हाट जो शब्द है, जो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसके साथ ऐसा नहीं है। कैसे? अगर मैंने पूछा कि क्या आपने खाना खाया, तो आपका आंसर ऑब्जेक्टिवली यस या नो में आएगा, राइट। क्या आपने खाना खाया, यस या नो, हां या ना। तो जब भी सवाल का जवाब हां या ना में आता है तो हम ये क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं। इज दैट क्लियर? जब भी सवाल का जवाब हां या ना में, अगर सवाल का जवाब हां या ना में होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं, राइट। अगर हमारा यस या नो ये होता है तो इसके अलावा बाकी सब जगह हम क्वेश्चन वर्ड व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या खाया, सो यहां पे हो जाएगा व्हाट डिड यू ईट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पता किसको कहां पे जरूरत है इंग्लिश की, जो कि वो शायद घर से ना निकल पा रहा हो या उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो एफोर्ड कर सके इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप स्लोली मैं उन बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिनके पास शायद साधन नहीं है या वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राइट। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से सेंटेंस को, और जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं आपको उनको भी बार बार रटते हैं, तो बड़े आराम से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।